चलो, कल हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था बेटा कि कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिसमें जैसे सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करता है, मैग्नेटिक डाइपोल। और उसी मैग्नेटिक डाइपोल को मिलाकर एटम जो बनाते हैं एटॉमिक डाइपोल। मैंने आपको बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक में एटॉमिक डाइपोल नहीं होते थे, पैरामैग्नेटिक में एटॉमिक डाइपोल होते हैं, ठीक है। तो अगर एटॉमिक डाइपोल होंगे, अगर एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आप उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे बाहर से, तो उसके सारे डाइपोल क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो सारे डाइपोल अलाइन होंगे सारे डाइपोल नहीं, थोड़े बहुत अलाइन होते हैं, इसीलिए उसकी उनके अंदर वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। वो क्या होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, वो हाईली मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। और वो अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आ गई, क्या बोला गया, मैं क्या बोला गया, जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उधर ही साइड आपका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन, क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करें आगे। तो बेटा हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको बता दिया है, जिधर साइड मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उधर साइड मैग्नेटाइजेशन होगा। समझ में आई बात। तो पैरामैग्नेटिक की आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स। पहली प्रॉपर्टी है, देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स। इनके पास क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट of each atom, of each atom is not zero. नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनका जीरो नहीं होता है आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होने के बाद इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, इनके पास एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता। दे आर वीकली अट्रैक्टेड, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर weakly attracted, they are weakly attracted in external magnetic field। मतलब इनको अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, क्योंकि मैग्नेटाइज बहुत ही वीकली होते हैं तो अट्रैक्शन भी इनका वीकली होगा, ठीक है। अच्छा, इनकी थर्ड पॉइंट है, जीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए जीटा पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आई और एच सेम डायरेक्शन में है। नहीं समझे, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि डाइपोल का अलाइनमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ है, मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में हुआ है जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई और एच सेम डायरेक्शन में, इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव है। दूसरी चीज, मैग्नेटाइजेशन इनका कैसा है, बहुत ही स्मॉल, कुछ डाइपोल मैग्नेट अलाइन हुए, कुछ डाइपोल अलाइन नहीं हुए, तो इनका ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, बोलो, वेरी स्मॉल। क्या होगी बेटा ससेप्टिबिलिटी, वेरी स्मॉल। बोलो बात समझ में आ गई है, ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, वेरी स्मॉल। मतलब ये मैग्नेटाइज बहुत ही कम हो रहे हैं। अच्छा, कितनी ससेप्टिबिलिटी होती है,
ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा 10⁻³ से -3 टू 10⁻⁻6 या 7 तक, वो भी प्लस में। तो देखो छोटी है ना इनकी ससेप्टिबिलिटी, लेकिन पॉजिटिव है। क्या है बेटा ये? पॉजिटिव। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? 1 + जीटा। अब सोचो तुम, अगर इधर बेटा अगर जीटा बहुत छोटा है और पॉजिटिव है, तो अगर तुम इसमें जैसे मान लो ससेप्टिबिलिटी कितनी है 10⁻³ यानी 0.001, तो 1 में अगर जोड़ोगे तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगा या नहीं आएगा? म्यू आर। तो म्यू आर क्या आ रहा है? स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यहां क्या आएगा बेटा? स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो ये थी चौथी प्रॉपर्टी किसकी? पैरामैग्नेटिज्म की। समझ में आ गई बात? चारों प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पांचवी लिखें। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया? इसमें एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। जीटा इनका कैसा होता है? पॉजिटिव। जीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि आई और एच दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। और स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कम होती है, मैग्नेटाइजेशन इनमें बहुत ही कम होता है। अगर जीटा पॉजिटिव स्मॉल है, जोड़ोगे तो एक से बहुत ही छोटी वैल्यू बढ़ेगी आगे, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है। इसको हटा रहे हैं, फिर नोट कर लो अच्छे जल्दी। हो गया? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, इन नॉन यूनिफॉर्म external magnetic field, in non-uniform external magnetic field, non-uniform external magnetic field में they move from weak to strong field region। ये किधर से किधर मूव करते हैं? वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में मूव करते हैं। याद करो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किधर मूव करते थे? स्ट्रॉन्ग से वीक, है ना। और ये किधर से किधर मूव करते? क्योंकि वो रेपेल करते थे, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किधर से किधर मूव करेंगे? वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। वीक से किधर आएंगे? स्मॉल, वो स्ट्रॉन्ग की तरफ। समझ में आ गई? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अलग पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब इधर वीक है इधर स्ट्रॉन्ग है ना। अगर इधर तुम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे तो वीक से किधर मूव कर जाएगा? स्ट्रॉन्ग की तरफ। ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम मोर डेंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become more dense, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा? मोर डेंस इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टेंस हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई है आप सभी को? कैसे? चलो इस बात को समझते हैं। ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तुमने एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसके अंदर कुछ डाइपोल अलाइन हो जाएंगे और कुछ डाइपोल अलाइन नहीं होंगे। ऐसा ही होगा ना, तो ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है उसको पकड़ के ऐसे अंदर से भेज देते हैं, उसको पकड़ के ऐसे अंदर से। नहीं समझे? डायमैग्नेटिक में क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रेपेल कर रहे थे क्योंकि मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था। बताया था ना, ये जो मैग्नेटाइजेशन हुआ डायपोल को वो इधर था, तो वो क्या कर रहे थे, रेपेल कर रहे थे, तो सारी फील्ड लाइंस बाहर से जा रही थी। यहां पे ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं। नहीं समझ में आया? ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी। क्या दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां भी हमने क्या दी, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या दी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये हमने यहां प्रोवाइड की। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें तो कोई एटॉमिक डाइपोल होते नहीं है, तो इसमें एटॉमिक डाइपोल्स इंड्यूस्ड होंगे और वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। अब बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, उधर, और एटॉमिक डाइपोल किधर इंड्यूस्ड हुए, इधर। अब तुम ही बताओ, ये रेपेल करेगा अट्रैक्ट, रेपेल करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो अंदर से ना जाके बाहर से ऐसे चली जाएंगी, ऐसे। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस डेंस है ना, बहुत कम हो गई। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक है, एटॉमिक डाइपोल्स किधर अलाइन है, इधर अलाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ अलाइन है। तो ये किधर से जाएंगी, अंदर से जाएंगी होके। ये किधर से जाएंगी, अंदर से होके जाएंगी। मतलब ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अंदर से अट्रैक्टेड, मतलब सारी की सारी अंदर से होते हुए जाएंगी। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अंदर क्या कर लेगा, घसीट लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आई? तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डेंस हो जाती है, और मोर डेंस। इसमें क्या है, लेस डेंस। इसमें क्या है डायमैग्नेटिक में, और इसमें क्या है, मोर डेंस। बोलो समझ में आ गई ये वाली प्रॉपर्टी? क्लियर हो गई है, नहीं है? आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7, और इसी प्रॉपर्टी में आता है क्यूरीज लॉ। कौन सा लॉ? हाँ, चलिए क्यूरी लॉ पढ़ते हैं हम लोग। ये वाला नोट हो गया है, नहीं? ये वाला पॉइंट नोट हो गया? ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 7 लिखिए। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटाइजेशन of paramagnetic substance, magnetization of paramagnetic substance is inversely proportional, is inversely proportional, is inversely proportional। बता सकते हो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी। ठीक है, और टी किस में रखोगे बेटा, केल्विन में। अब ध्यान से सुनना, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में को तुम हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो पता है मैग्नेटाइजेशन उसका क्या हो जाएगा, कम। मतलब उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर खत्म होती जाएगी और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देगा, खो देगा। क्या कर देगा, खो देगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आई बात? अगर अगर तुम टेम्परेचर यहां कम करोगे
अब मान लो टेम्परेचर तुम घटा रहे हो तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्यूरीज लॉ क्या है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यही क्यूरीज लॉ है। क्यूरीज लॉ यही बताता है कि अगर तुम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को टेम्परेचर बहुत ज्यादा देते हो तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन की पावर क्या कर देता है, खो देता है, उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है। अगर उसी सब्सटेंस को टेम्परेचर कम देते हो तो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है यही क्या है, क्यूरीज लॉ। तो याद करो तुमने I इज इक्वल टू जीटा एच पढ़ा था, इंटेंस मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, पढ़ा था ना। तो दरअसल हमारे बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया गया, इसके बेसिस पर फॉर्मूला दिया गया है, तो वो फॉर्मूला भी हम आपको दिखा देते हैं। आई की जगह क्या रखोगे, जीटा एच इज इक्वल टू सी, पी नॉट की जगह क्या रखोगे, म्यू नॉट एच अपॉन टी। और सी क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट, सी क्या है, तो एच से एच क्या हो गया, तो जीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, सी म्यू नॉट अपॉन टी। अब तुम इस फॉर्मूले से भी देखो तब भी वही बात समझ में आएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, और ससेप्टिबिलिटी कम होने का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन उसका कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक पावर घट रही है। और टेम्परेचर घटाओगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। वही बात दोनों बता रहे हैं। तो सी क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर, जिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मैग्नेटाइजिंग पावर खत्म हो रही है, मैग्नेटाइजेशन पीक पे जा रहा है, उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या बोलोगे, क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्यूरीज कांस्टेंट है, सी क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ। देखो लिखा होगा यहाँ पे, ये देखो क्यूरीज लॉ क्या है, जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, बोलो। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या है, तो जिस टेम्परेचर पे हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है या मैग्नेटाइजिंग पावर खत्म कर दे रहा है, तो ये कौन बता रहा है हमें, क्यूरीज लॉ, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली, मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो, तो बेटा इसका एक लिमिटेशन है, क्या है, बिफोर सेचुरेशन, लिमिटेशन, एक मिनट पहले, ये समझ में आ गया ना। अब एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 8, और ये क्यूरीज लॉ का लिमिटेशन है, क्या है, लिमिटेशन ऑफ क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ का क्या है बेटा, लिमिटेशन, ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, on lowering temperature a stage comes, a stage comes, a stage comes when 100% atomic dipole, when 100% atomic dipoles, 100% atomic dipoles are aligned perfectly, are aligned perfectly, are aligned perfectly, align हो जाएंगे perfectly with external magnetic field, with external magnetic field, with external magnetic field. This is called saturation, this is called, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। मतलब सारे अभी इसको समझा रहे हैं पॉइंट को। आफ्टर दिस क्यूरीज लॉ इज इनवैलिड, आफ्टर दिस
क्यूरीज लॉ इज इनवैलिड। इसके बाद क्यूरीज लॉ क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। जीटा want susceptibility want increase on decreasing the temperature। फिर टेम्परेचर चाहे जितना घटा लो कोई मतलब नहीं है, फिर मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। अब इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। ये क्यूरीज लॉ जो लग रहा है, ये लग रहा है बिफोर बिफोर सेचुरेशन। ये क्यूरीज लॉ बेटा कब लग रहा है? बिफोर सेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन होने से पहले की बात है। सेचुरेशन होने से पहले की बात है। अच्छा अब सुनो, क्यूरीज लॉ क्या कहता है। जैसे कि मैंने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, हो गया नोट। हमने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसको मैंने टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम किया, सारे डाइपोल अलाइन हो गए। और टेम्परेचर कम किया, जो इधर उधर थे वो भी अलाइन हो गए। और टेम्परेचर कम किया, अब जितने डाइपोल थे इसके अंदर परफेक्टली 100% डाइपोल सारे के सारे अलाइन हो गए। अब एक भी डाइपोल ऐसा नहीं बचा जो अलाइन ना हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब तुम और टेम्परेचर कम करो, क्या अब मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा? क्या एटॉमिक डाइपोल मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा? नहीं। एक बात खुद ही सोचो, मैंने टेम्परेचर कम किया, एटॉमिक डाइपोल अलाइन हुए, मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। टेम्परेचर और कम किया, एटॉमिक डाइपोल का अलाइनमेंट और परफेक्ट हुआ, मैग्नेटाइजेशन और बढ़ा। मैंने टेम्परेचर और कम किया, अब सारे के सारे डाइपोल 100% डाइपोल सारे के सारे अलाइन हो गए। अब इससे ज्यादा इसमें एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं, अब और कौन सा अलाइन हो। अब इसकी सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन पावर हो गई है, इसके औकात के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटाइजेशन हो गई। समझ में आई बात? मतलब अब तुम और टेम्परेचर कम करोगे तो क्या ये मैग्नेटाइज होगा? क्या ये मैग्नेटाइज होगा? नहीं। अब ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। जितना मैग्नेटाइजेशन होना था हो चुका है। अब ये सेचुरेट हो गया है, स्टेबल हो गया है। इसी को क्या बोलते हैं? सेचुरेशन। और यहीं पर आके क्यूरीज लॉ क्या हो जाता है? इनवैलिड। अब तुम और टेम्परेचर कम करो, अब मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ना, मतलब क्यूरीज लॉ फॉलो नहीं होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? तो क्यूरीज लॉ केवल एक सेचुरेशन पॉइंट तक ही क्या है? वैलिड। बिफोर सेचुरेशन क्या है? वैलिड है। आफ्टर सेचुरेशन नॉट वैलिड। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो कितने बच्चों को पैरामैग्नेटिज्म की ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हैं? समझ में आ गई है नहीं आई? बोलो। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बेटा पता है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग फेरोमैग्नेटिक देखेंगे, और आपको फेरोमैग्नेटिक देख के थोड़ा सा उसमें क्वांटम लेवल पर हम लोग जाएंगे, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इस तरह से डाइपोल अलाइन नहीं होते हैं, उसमें डाइपोल अलाइन होते हैं डोमेन्स में। आप कहोगे डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स छोटे छोटे कंपार्टमेंट डिब्बे होते हैं, जिसमें डाइपोल अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होते हैं? अलाइन। मैथ्स में पढ़ा होगा ना डोमेन, उसमें क्या पढ़ा था डोमेन में? छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर नंबर्स पैक करते होगे ना, ऐसा ही था ना। इसी तरह से इसमें भी डोमेन होते हैं, और एक दो डोमेन नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों डोमेन होते हैं। अभी उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले ये समझ में आ गया है नहीं? क्लियर हो गया? पैरामैग्नेटिक की सारी प्रॉपर्टी क्लियर है? एक बार आप लोग जल्दी से उसमें आंख फहरा लीजिए और बताइए कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम लोग फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरो, और ये लास्ट टॉपिक है आज का। उसके बाद एक टॉपिक इसके बाद और पढ़ाएंगे, हिस्टैरिसीस कर्व, देन आपका चैप्टर खत्म। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है फेरो मैग्नेटिज्म। फेरो मैग्नेटिज्म।
अब एक बार आप लोग जल्दी से सारी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, जो ना आई हो आप पूछ सकते हो। हो गया, आगे बढ़े। चलो, तो फेरोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोई टॉपिक पॉइंट फंसा? कोई पॉइंट फंसा कहाँ हो? ये पढ़ भी नहीं वो, बताओ। अच्छा, फेरोमैग्नेटिज्म लिखिए। एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट, एटॉमिक डाइपोल्स exist, atomic dipole exist just like paramagnetic substance, just like paramagnetic substance। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, इसमें भी जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। इसमें भी एटॉमिक डाइपोल बहुत सारे होते हैं, उसमें भी एटॉमिक डाइपोल्स है, इसमें भी एटॉमिक डाइपोल है, जस्ट लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कुछ बहुत सारी चीजें चेंज हैं आपको, जैसे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी एकदम अपोजिट लगी होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खेला चेंज है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, द एटॉमिक डाइपोल्स, द एटॉमिक डाइपोल्स, the atomic dipoles interact with each other, interact with each other, interact with each other, interact with each other in such a way that, in such a way that, in such a way that they spontaneously, they spontaneously, इसका मतलब जानते हो? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो रही हो, हमें अब बाहर से कोई वर्क उस पर ना करना पड़े, उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। हाँ, फीजिबल भी कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन को करने पे हमें बाहर से सोर्स लगाना पड़े, जैसे बैटरी, समझ गए? वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, समझे? तो यहाँ पे ये अपने आप इंटरैक्ट कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। सारे एटॉमिक डाइपोल्स क्या कर रहे हैं? अपने आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं, जो भी समझो। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अलाइन इन सेम, align in same direction, align in same direction in small, in small volume, in small volumes, called domains, called domains। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा समझने वाला है। ये वाला पॉइंट जो है, ये मतलब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से एकदम अलग है, एकदम अलग है। क्या बोल रहे हैं? इसमें सारे एटॉमिक डाइपोल, ज्यादातर जितने भी एटॉमिक डाइपोल है, वो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट और रेपेल, जो भी कर रहे हो, इन सच अ वे, अपने आप करते हैं इंटरैक्ट। और अपने आप इंटरैक्ट करने के बाद
अलाइन हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में। मतलब बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं नहीं दे रहा हूं, अभी मैंने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं की, उसके पहले की ये कहानी है। आपस में ही एटॉमिक डाइपोल क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट, और इंटरैक्ट करके करते 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 एक ही डायरेक्शन में अपने आप अलाइन हो जा रहे हैं, सारे के सारे नहीं, छोटे से वॉल्यूम में। और उस छोटे से वॉल्यूम को डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, होते बहुत सारे डोमेन है, करोड़ों डोमेन होते हैं, बट अभी मैं आपको 4 डोमेन बना के दिखा रहा हूं। 1 डोमेन, 2 डोमेन, 3 डोमेन, 4 डोमेन। अब इसमें अब सारे एटॉमिक डाइपोल इंटरैक्ट किए और इस डोमेन में सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इधर वाले डोमेन में सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल इंटरैक्ट किए और एक ही डायरेक्शन में, एक स्मॉल वॉल्यूम में, एक छोटे से वॉल्यूम में एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इसमें एक ही डायरेक्शन में इधर अलाइन हो गए, इसमें एक ही डायरेक्शन में इधर अलाइन हो गए। मतलब ये सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक किसी छोटे से वॉल्यूम में अपने आप एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक छोटे से वॉल्यूम में, यानी एक छोटे से डोमेन में। और कितने डोमेन होते होंगे, बहुत सारे डोमेन। और डोमेन का साइज पता है कितना होता है, इस डोमेन का साइज होता है 1 mm का, 1 mm का, 1 मिलीमीटर का साइज होता है एक डोमेन का, समझे। और इस हर डोमेन में कितने एटॉमिक डाइपोल, 10 की पावर 11। तो एटम इन ईच डोमेन, एटम इन ईच डोमेन, हर डोमेन में लगभग कितने एटम्स होते हैं, 10 की पावर 11। सोचो 1 मिलीमीटर वॉल्यूम में 10 की पावर 11 एटॉमिक डाइपोल्स प्रेजेंट है, और सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट, और अपने आप एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इसी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। इसी को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। इसी चीज को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। बोलो समझ में आ गई बात, क्या ये बात समझ में आ गई है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग चले गए डोमेन लेवल पर, समझ रहे हो। डोमेन मतलब समझ रहे हो, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स में, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स में सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल अलाइन होते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इंटरैक्ट करने के बाद एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं छोटे से वॉल्यूम में, और सबका अलाइनमेंट अलग अलग रहता है। कोई उधर अलाइन हो गया, कोई इधर अलाइन हो गया, कोई इधर अलाइन हो गया। तो ये जरूर बना लेना, नहीं तो ये नहीं बनाओगे तो पॉइंट कुछ नहीं समझ में आएगा। बन गया, हो गया, चलो ये वाला पॉइंट आ गया समझ में या नहीं, आगे बढ़े। अब पता है क्या होगा, अब डोमेन ग्रोथ होगी। अब हम लोग ऑन पॉइंट नंबर 3, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा ही नहीं, अभी तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो डोमेन में अपने आप ही अलाइनमेंट हुआ है स्पॉन्टेनियसली। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो पता है क्या होगा, डोमेन ग्रोथ, डोमेन ग्रोथ क्या होगी बेटा, डोमेन ग्रोथ। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनना, जैसे ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके सारे एटॉमिक डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइन थे, इसमें इस डायरेक्शन में अलाइन थे, इसमें इस डायरेक्शन में अलाइन थे, इसमें इस डायरेक्शन में अलाइन थे। अब बताओ किधर मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए, ऐसे, ऐसे लगाई जाए या ऐसे लगाई जाए, या ऐसे लगाई जाए, जिधर से बताओ, एक ही तरफ लगेगी, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाओगे, इधर लगाई जाए मैग्नेटिक फील्ड, इधर। चलो मैंने ये लगाई बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या लगाई। अब तुमको पता है यहां क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाई, इस डायरेक्शन में।
और इस डायरेक्शन में कौन सा एटॉमिक डाइपोल पहले से अलाइन है? ये अलाइन है? नहीं। ये अलाइन है? नहीं। ये अलाइन है? नहीं। ये वाले अलाइन है। अब ये डोमेन बड़ा होता जाएगा, ये डोमेन ग्रो करता जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब देखना ध्यान से। ये डोमेन क्या हो रहा है? ये डोमेन क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। ये डोमेन क्या कर गया? ग्रो कर गया। अब ध्यान से सुनो, अभी भी इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा रहे हैं? बोलो बेटा, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या स्टेप? अब देखो, ये वाला डोमेन क्या हो गया? अब देख रहे हो, ये वाले एटॉमिक डाइपोल भी अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट पहले था उसी डायरेक्शन में हमने क्या कर दी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो वो वाला डोमेन क्या होने लगा? ग्रो करने लगा। और फाइनली पता है क्या होगा? ये डोमेन ग्रो कर जाएगा पूरी तरीके से, और ये वाले डोमेन एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे। अब ये पूरी तरीके से ग्रो कर गया तो क्या हो गया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड। वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं डोमेन ग्रोथ। क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन ग्रोथ बोलते हैं। तो बताओ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है या नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई है? नोट कर लीजिए। चलो, तो देखो एक बार फिर से मैंने क्या बताया। एटॉमिक डाइपोल्स जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक अ पैरामैग्नेटिक। एटॉमिक डाइपोल्स इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। एटॉमिक डाइपोल इसमें एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करने के बाद एक छोटे से वॉल्यूम में सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। और इन छोटे से वॉल्यूम को डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो छोटे छोटे डोमेन में सारे सारे एटॉमिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं? अलाइन होते हैं। इसमें ऊपर की तरफ अलाइन है, इस डोमेन में इधर की तरफ अलाइन है, और इस तरह से लाखों करोड़ों डोमेन्स होंगे, और हर एक डोमेन का साइज 1 मिलीमीटर का होता है, और एक डोमेन में 10⁻11 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स, और वो सारे एक दूसरे से इंटरैक्ट करके एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब हम इसमें क्या दे रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने डिपेंड करता है किस तरफ से दी है, जिस तरफ से देंगे तो जिस तरफ वाले डोमेन एटॉमिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे उस डोमेन की ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, और सारे डोमेन्स क्या होने लगेंगे? छोटे। तो ये डोमेन फुल्ली ग्रो हो जाएगा, तो हमारा पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा? फुल्ली मैग्नेटाइज्ड। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा आरुष? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई इतनी बात? फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर, वो प्रॉपर्टी कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, देखो, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये वीकली अट्रैक्ट नहीं होते हैं बेटा, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आई बात? चलो, तो ये थी फेरोमैग्नेटिज्म की कहानी। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको हटा दिया जाए। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
मतलब ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। हो गया? चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट, एटॉमिक डाइपोल exist and atomic dipole exist and are aligned in same direction and are aligned in same direction, are aligned in same direction in small volumes, in small volumes called domains। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? डोमेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन्स। दे आर स्ट्रांगली एक्सट्रैक्टेड, सेकेंड पॉइंट, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट लिख चुके हो, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ देना। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, बताओ इसका जीटा कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। और वेरी स्मॉल, स्मॉल, लार्ज या वेरी लार्ज? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। पूछो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब इसकी जीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1000। कितनी? 1000 होगी। एक एक नहीं, एक दो नहीं, 1000। बात समझ में आ रही है? और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी बताओ? पॉइंट नंबर 4, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। इतनी बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, याद हो गया? अगर तुम इसमें 1000 जोड़ोगे तो 1001 हो जाएगा, 1001 बाबा आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है म्यू आर भी बहुत ज्यादा है, तो क्या लिखोगे? म्यू आर इज वेरी लार्ज। म्यू आर भी क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा लार्ज होगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्लियर हो गए, समझ में आ गए? पॉइंट नंबर 5, इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़े। हो गया नोट? ये सब तो अब समझ में आ रहा होगा ना? जीटा, म्यू आर बार बार आ चुका है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में रहती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पता ही नहीं चलता होती क्या है। समझ में आ गई बात? चलो पॉइंट नंबर 5, 5 क्यों, 6 है ना? पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए बेटा, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे spontaneously move from weak to strong field region। इधर की तरफ मूव करेंगे, वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ। ये क्या कर जाते हैं बेटा? मूव। क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ये अगर इनको तुम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अपने आप स्ट्रॉन्ग की तरफ चले जाएंगे, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, धक्का भी नहीं मारना पड़ेगा थोड़ा सा।
कि तुम जाओ, अपने आप ही स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड बिकम वेरी डेंस, मैग्नेटिक फील्ड बिकम वेरी डेंस, इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डेंस हो जाती हैं इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत ज्यादा डेंस हो जाती हैं, मतलब ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जाती हैं, देख रहे हो, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, और सारी की सारी अपने आप अट्रैक्ट हो गई किसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। जो बाहर से जा रही थी ना वो भी अंदर चली गई, जो बाहर से जाने की कोशिश कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको भी फेरोमैग्नेटिक ने अंदर घसीट लिया। इसी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डेंस हो जाती हैं। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 6। अब आता है पॉइंट नंबर 7। क्या आता है, पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है, तो खत्म हो भी जाती है और नहीं भी होती है। दो तरीके के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये हो गया, हटा दिया जाए। चलो पॉइंट नंबर 7 नहीं आया क्या, कौन सा पॉइंट नहीं आया, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते ही क्या होगा, लिखिए पॉइंट नंबर ए, मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट। तो कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, जाता नहीं है, मतलब ये नहीं कि रिमूव किया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन खत्म, ऐसा नहीं होता। और ये किसमें होता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, किसमें होता है, हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में। ये ऐसे मटेरियल होते हैं अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड दोगे एक्सटर्नल तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे इतनी जल्दी, मैग्नेटाइजेशन इनमें बना रहेगा, मतलब ये क्या बन जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट। क्या बन जाएंगे, समझ में आई बात या नहीं। एग्जाम्पल इसका है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एल निको। क्या है, एल निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट एंड कॉपर। किससे बना होता है ये, एल्यूमिनियम से, कोबाल्ट से, निकल से, कॉपर से, कॉपर भी होता है बट इसका नाम रखा गया एल निको, ताकि आपको एग्जाम्पल भी याद रहे और किससे बना है ये भी याद रहे। तो ये किससे बना हुआ है एल निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट एंड कॉपर। ये ऐसा सब्सटेंस है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर इसमें बाहर से आप क्या रखते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हटा देते हो तो मैग्नेटाइजेशन तब भी बना रहेगा। इसी में पॉइंट नंबर बी, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर, और इससे क्या बनते हैं, परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाता है, तो आपने सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं उनको, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जाम्पल है
सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का कोर सुना है ना, सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं तो इसमें सॉफ्ट आयरन पड़ा है पंखे में, जैसे ही करंट आता है मैग्नेटिक पावर आती है, चलने लगता है, और जैसे ही करंट हटता है मैग्नेटिक फील्ड हटती है, मैग्नेटाइजेशन पूरा इसका खत्म हो जाता है। पंखे में क्या होता है, करंट ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड आई, फेरोमैग्नेट के अंदर गई, वो मैग्नेटाइज हो गया, पंखा चलने लगा। करंट हटाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटी, उसका मैग्नेटिक पावर भी खत्म, सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक पावर तुरंत खत्म, इसीलिए तो पंखा रुक जाता है। अच्छा सोचो हम एल्निको का अगर इसमें कोर यूज करते तो पंखा बंद करने के बाद भी चल रहा होता, नहीं समझे, तुम बटन बंद कर दिए, अब तुमका पंखा बंद हो जाएगा, लेकिन पंखा तब भी चलता रहेगा। पूछो क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट बना हुआ है, उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म नहीं हुई है, पंखा चलता ही रह जाएगा। एक पॉइंट पे हाँ धीरे धीरे खत्म होगा, फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, फिर 11th की फिजिक्स उसमें लगने लगेगी। हाँ ल्यूब्रिकेंट डाल दो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसको हल्का सा टॉर्क तो देना पड़ेगा ना तुम्हें, हल्का सा धक्का देना पड़ेगा लगातार। तो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करते हैं, अंदर रह जाता है, तो परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं, और कुछ खो देते हैं मैग्नेटाइजेशन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं। बोलो समझ में आ गया है नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो लास्ट पॉइंट एक और लिखिए, ये नोट हो गया था। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अच्छा बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीजेस, लिख लीजिए, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एट सम टेम्परेचर, एट सम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर ऐसा आएगा जो द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल starts behaving like the ferromagnetic material starts behaving like, बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। भाई तुम खुद ही सोचो, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, अगर तुम उसको टेम्परेचर दोगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा, उसकी मैग्नेटिक पावर घटती जाएगी, तो एक टाइम पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में, मतलब फेरोमैग्नेट किस में कन्वर्ट हो गया? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। अब आपको पता चल गया होगा क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, बताओ? जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे, यानी उसको टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक की सारी मैग्नेटाइजेशन पावर खत्म, थोड़ी थोड़ी बचेगी, मतलब वो क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और जिस टेम्परेचर पर ये फेरो से पैरा में बदला है, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूरीज टेम्परेचर। बोलो समझ में आ गई बात या नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई है? इस फेज को फेज ट्रांजिशन कहते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फेज ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इस फेज को? मत करो, क्या बोलते हैं इसको? फेज ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फेज ट्रांजिशन। समझ में आई बात है नहीं? मतलब जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक
कन्वर्ट हो जाता है पैरा मैग्नेटिक में, उस टेम्परेचर को क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो जिस टेम्परेचर पर फेरो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पैरा में। पैरा भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? अच्छा, पैरा को तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो कर दो तो वो फेरो नहीं बन जाएगा? कुछ सोचो जरा। टेम्परेचर डाउन करते गए सारे एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो गए। अब सारे एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो गए तो इसका मतलब वो हाईली मैग्नेटाइज हो गया। तो उस टेम्परेचर को भी क्या बोलोगे? क्यूरीज टेम्परेचर। तो इस फेज को कहते हैं ट्रांजिशन फेज, फेज ट्रांजिशन। आयरन पता है किस पे, लोहा किस पे जाके वो फेरो से परमानेंट क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल लिख लो। आयरन, आयरन होता है 143 डिग्री सेल्सियस। कितने? सॉरी, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। 143 केल्विन पे आयरन जो है फेरो से किसमें, हाँ ये टीसी है, क्यूरीज टेम्परेचर। 1043 केल्विन टेम्परेचर पर आयरन फेरो से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैरा में। समझ में आ गई बात? आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर, आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर, आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। मटेरियल बिकम्स, मटेरियल क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। नाउ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, now increasing temperature, now increasing temperature। अब हम और नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्यूरीज लॉ लगेगा। क्या लगेगा? क्यूरीज लॉ, है ना। टेम्परेचर और बढ़ाओगे इसकी मैग्नेटिक पावर और कम होती जाएगी। तो जीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला एक और होता है C बाई टी माइनस टी सी, C बाई टी माइनस टी सी, और वेयर T ग्रेटर देन होगा TC से। T क्या होगा? क्यूरीज टेम्परेचर से ग्रेटर होगा। बात समझ में आ गई? क्यूरीज टेम्परेचर से जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी, मैग्नेटाइजेशन उतना ही कम होता जाएगा, उसकी मैग्नेटिक पावर धीरे धीरे घटती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा? घटती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो गया? तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये था आपका पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज। ये 8वीं प्रॉपर्टी थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिस टेम्परेचर पर फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाता है? क्यूरीज टेम्परेचर। इसको फेज ट्रांजिशन कहते हैं जिस टेम्परेचर पे होता है। आयरन का कितना होता है? 1043 केल्विन पर वो फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यूरीज टेम्परेचर यही बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मटेरियल क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और टेम्परेचर बढ़ाओगे पैरामैग्नेटिक की भी प्रॉपर्टी धीरे धीरे घटती जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो ये आपका खत्म हो गया फेरोमैग्नेटिक।